तो आज के सेशन में हम लोग एक ऐसा नेटवर्क देखने वाले हैं जो इंटरनेट से थोड़ा अलग है। या आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट का एक ये पार्ट है, ये एक छोटा सा इंटरनेट का हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर आप देखें तो इंटरनेट बेसिकली एक ये भी नेटवर्क का ही पार्ट है। जो नेट आता है ना, वो नेटवर्क, नेट बोले तो नेटवर्क, तो नेटवर्क का ही पार्ट है, लेकिन ये इंट्रा है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम लोग कोई कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आप ये डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का डायग्राम है जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। तो कभी भी कोई संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मान लीजिए जीसी बिलासपुरी है, वो अगर हम लोग अपना एक इंट्रानेट स्टैब्लिश करते हैं आपस में, तो हम लोग एक दूसरे से आपस में चीजों को एक्सेस कर पाए जाएंगे। कोई चीज हम लोगों को मान लीजिए है तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सिर्फ हमारे पास ही रहेगा, हम ही उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। हम डेटा को कोलैबोरेट कर पाएंगे, एक दूसरे का डेटा को शेयर कर पाएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति बाहर का नहीं आ सकता। तो इंटरनेट का एक मेन इंट्रानेट का एक मेन चीज ये था कि जब कभी भी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कोलैबोरेट करना है, डेटा शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है और एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक अपना एक नेटवर्क बना ले जो प्राइवेट हो, सिर्फ हमारे लिए ही यूज हो। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। सिंपल सा, अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो आप ये मान के चलिए कि एक घर आप बनाए हैं, ठीक है, एक घर बनाए हैं और ये घर में आप चाहते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति मत आए, सिर्फ हम घर के लोग रहें और कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक दरवाजा लगा लेंगे और दरवाजे में कुंडी लगा देंगे, सिटकिन लगा देंगे ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। तो आप क्या किए, अंदर ही अंदर में हम लोग अपना एक नेटवर्क बना लिए। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। और ये जो बाहरी दरवाजा है, ये एक नेटवर्क में कैसे बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं फायरवॉल। तो कभी भी कोई नेटवर्क है उसमें उसमें अगर फायरवॉल लगा हुआ है और वो फायरवॉल ये कहता है कि कोई बाहरी व्यक्ति अगर इस नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है तो उसको प्रतिबंधित है, तो इस टाइप का जो नेटवर्क है उस टाइप के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। सिंपल हिंदी में एक इंटरनेट मतलब होता है इंटरकनेक्टेड ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। मतलब पूरी दुनिया में अगर हम लोग एक नेटवर्क को देखें तो पूरी दुनिया में लोग जिससे कनेक्टेड है वो इंटरनेट है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था के अंदर में जो आपस में कनेक्टेड है, जिसका एक्सेस बाहरी व्यक्ति को नहीं है, तब वो इंट्रानेट कहलाएगा। तो इंट्रानेट और इंटरनेट का डिफरेंस आप लोगों को समझ में मेरे ख्याल से आया होगा। देखिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इंट्रानेट क्या होता है। सिंपल भाषा में एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, कुछ आपस में सर्विस को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस इंट्रानेट में हमेशा याद रखिएगा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक संस्था के अंदर में जब नेटवर्क स्थापित किया जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं विथ सम फायरवॉल। फायरवॉल होना जरूरी है क्योंकि आप अगर बाहरी व्यक्ति को भी आप एक्सेस दे रहे हो तो वो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का मतलब तब जब उसमें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। अब मुद्दे की बात ये भी आती है कि जब हम लोग इंटरनेट को इतने देर से पढ़े हैं तो ये इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस कहाँ पे है। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में जो डिफरेंस है वो हम लोग को अब देखना है। आप राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कोई चीज डायरेक्ट एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपका जाएगा इंटरनेट मतलब सर्वर में कहीं पे डेटा स्टोर होगा, कुछ वेबसाइट होगा, उसको वो सर्व कर लेगा। उसके बाद हम लोग अगर उसको इंट्रानेट के किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, वो आपका अंदर घुसने की कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर सर्वर तक, और आपको बीच में एक फायरवॉल से पास करना होगा और फायरवॉल आपका यहाँ पे मिल जाएगा, उसको डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसी संस्था होती है जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल मान लीजिए गूगल कंपनी का अपना सर्वर होगा,
ठीक है। बहुत बहुत सारे सर्वर हैं गूगल के, यूट्यूब में इतना सारा डेटा स्टोर हो रहा है, सब चीज हो रहा है। उसका कंपनी भी तो होगा ना, गूगल का अपना एक ऑफिस होगा जहाँ पे उसके एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, हाई पेड सैलरी होगी, सब कुछ होगा। उन लोग आपस में जब डेटा एक दूसरे से शेयर करते होंगे तो क्या करते होंगे, वो एक इंटरनेट बना लिए होंगे। तो ये मेरे को बताओ सिंपल सा लॉजिक, कि अगर एक यूजर है, वो अगर क्या करना चाहता है, गूगल के ड्राइव को एक्सेस करना चाहता है। गूगल आपको देता है ना, आप नया जीमेल बनाते हैं तो जीमेल आपको 15 GB का स्टोरेज कैपेसिटी देता है, यूट्यूब में भी आपको कुछ स्टोर करने को मिलता है। तो बेसिकली देखिए, क्या ये जब यूजर को वो 15 GB गूगल ड्राइव को एक्सेस करना था, तो क्या वो गूगल कंपनी के अंदर में जाके एम्प्लॉय लोग जो सर्वर को यूज करते हैं उसको यूज कर पा रहे हैं क्या? नहीं। गूगल ने क्या किया होगा, एक सर्वर बाहर बिठा दिया होगा अपने कंपनी जो इंट्रानेट है उसके बाहर में बिठा दिया होगा, कि कभी भी ये जो मैं फ्री में देता हूँ लोगों को या फिर जिसका चार्ज लेता हूँ, लोग क्या करेंगे, उस तक पहुंचेंगे और वहीं से वहीं एक्सेस करके निकल जाएंगे। उसको अंदर एम्प्लॉय तक घुसने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं, देखो, डायरेक्ट एक्सेस सर्वर। डायरेक्ट एक्सेस सर्वर ये कहता है कि कभी भी इसको अगर इस कंपनी के कुछ ऐसे रिसोर्स, या कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि कुछ रिसोर्स मेरे पब्लिक डोमेन पे हैं जिसको पब्लिक यूज करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो पब्लिक मेरे कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स को छू भी पाए, तो क्या करेगा, वो सर्वर को बाहर निकाल देगा कि भैया ठीक है, तुम जो भी आ रहे हो इससे बात करो और इससे ले लो, ठीक है, मेरे अंदर तक मत घुसना। हालांकि दोनों सर्वर गूगल के ही हैं, लेकिन ये पब्लिक यूज के लिए है और ये प्राइवेट यूज के लिए, इसीलिए इसको ये पूरा इंट्रानेट जो आपका है, इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी इंटरनेट से उसको काम करना है तो ये इंटरनेट कर ले, इंटरनेट ये भी है इंटरनेट, और ये अपना एक इंटरनेट है। ये जो बीच में हुआ ना, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये बेसिकली इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रानेट। तो ये जो बीच में है इसको आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रानेट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल भाषा में आपको मैं एकदम क्लियर कट समझा रहा हूँ। इंट्रानेट मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो एक संस्था के अंदर में सेट हुआ रखा है और उसमें एक फायरवॉल सेट है जो उसको एक्सेस, कोई बाहरी व्यक्ति, अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये सुनिश्चित करता है। इंट्रानेट को ऐसा लगा कि उसका कोई चीज ऐसा है जो पब्लिक यूज करती है, लेकिन वो पब्लिक को मैं अंदर घुसने नहीं देना चाहती, तो वो क्या करेगी, एक सर्वर को बाहर बैठा देगी अपने घर के बाहर और बोलेगी कि इसी से आप सारा चीज ले लिया करो। इस टाइप के नेटवर्क को कहा जाता है एक्स्ट्रानेट, ठीक है। जब कभी भी इंट्रानेट का कोई सर्वर या कोई पार्ट को अपन बाहर रखते हैं जिससे पब्लिक डायरेक्टली रिलेटेड रहती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट होता है ओपन नेटवर्क जो पूरे दुनिया के साथ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क का जब आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है इंटरनेट। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये तीनों चीज समझ में आ रहा होगा। इंटरनेट मतलब द वर्ल्ड, ये दुनिया है। एक्स्ट्रानेट मतलब ये सप्लायर या कस्टमर जो बीच में ये आते हैं यहाँ पे, और इंटरनेट मतलब एक संस्था के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट पार्ट था। इसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं और इसका कुछ चीज देखते हैं कि देखिए ये किस मॉडल को यूज करते हैं अपना डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये बिल्कुल सेम मॉडल को यूज करते हैं जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है। मतलब दोनों ही, ये दोनों बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, अगर एक संस्था के अंदर में जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाना है, या फिर एक कंप्यूटर को सर्वर से डेटा पहुंचाना है या सर्वर से लेके आना है, काम तो वही हो रहा है, डेटा इधर से उधर जा रहा है, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली ये यूज करते हैं दोनों के दोनों, इंटरनेट हो या इंटरनेट हो, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस बताइए। तो दोनों का मैं डिफरेंस आपको मैं बताता हूं। चलिए, इंटरनेट ले लेते हैं और इंट्रानेट ले लेते हैं, और इसको हम लोग किसी पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग इसको दोनों को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट देखता हूं कि दोनों में मीनिंग क्या है। तो आपको मैं बता देता हूं, इंटरनेट का मतलब ये होता है डिफरेंट नेटवर्क का इंटरकनेक्शन, और इंटरनेट क्या होता है, ये एक पार्ट है इंटरनेट का, इंटरनेट की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है ये, जो कि एक
पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। दूसरा आपको मैं बताता हूं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी कौन कौन एक्सेस कर सकता है? तो इंटरनेट को कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन एक्सेस, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और इंट्रानेट को सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास लॉगिन डिटेल्स होगा। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग एक्सेस प्रोवाइड कर रखे हैं वही बस उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, जैसे अगर आप कभी आओगे, कभी जीसी बिलासपुर में भी आओगे, तो आप अपना एक जब इंटरनेट के साथ आपको कनेक्टेड होना है तो बेसिकली आपको एक लॉगिन, जब जीसी बीएसपी वाईफाई चालू करोगे तो जीसी बीएसपी का आपको मिलेगा। उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरनेट आपका चालू होगा। क्यों चालू हुआ? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर वहां इंटरनेट उसमें वो स्थापित है वहां पे। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं सेफ्टी। सेफ्टी अगर देखा जाए, देखिए इसको कोई भी यूज कर सकता है, पूरी दुनिया में है, तो कोई भी हैक भी कर सकता है, तो इसकी सेफ्टी थोड़ी सी कम होती है। और ये सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में है, जिसके पास लॉगिन डिटेल है वही बस यूज कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये मोर सेफ होगा। चौथा हम लोग अगर आते हैं नंबर ऑफ यूजर्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ यूजर ये कहता है कि कितने यूजर हो सकते हैं। तो इंटरनेट में तो अनलिमिटेड अथाह में यूज हो सकते हैं, अनलिमिटेड। और इंट्रानेट में सिर्फ कुछ ही लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो लिमिटेड लोग ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, पांचवा पॉइंट आते हैं हम लोग ट्रैफिक में। ट्रैफिक अगर अपन देखें तो ट्रैफिक किसका ज्यादा होता है? भैया जिसका ज्यादा यूजर होंगे उसका ज्यादा ट्रैफिक होगा। तो यहाँ पे मोर ट्रैफिक होगा और यहाँ पे लेस ट्रैफिक होगा। और लास्ट पॉइंट अगर अपन देखें नेटवर्क किस प्रकार का है, तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट अपन सेट करते हैं। और इंटरनेट कैसा होता है? पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है। ये क्लियर है क्या सबको? देखिए आप यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट देखे होंगे तो ये फिगर भी आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आप इसको मैं ऐसे फिगर में बनाऊं तो इंट्रानेट एक संस्था के अंदर में होता है इंटरनेट, और इंटरनेट पूरी दुनिया को अपन बोलते हैं, जो पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है वो इंटरनेट है। और इंटरनेट किसी एक पर्टिकुलर संस्था है, हो सकता है जीसी बिलासपुर हो, एक जीसी जीजीयू का हो, कोई भी हो सकता है, अपना नगर निगम का ऑफिस हो, अपना 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 चलाते हैं, बढ़िया। लेकिन ये है तो सब इंटरनेट को, कि जब कभी भी इसको इससे कम्युनिकेट करना है, इससे बात करना है, तो या फिर इसको इससे बात करना है या इसको इससे बात करना है, तब हम लोग उसको इंटरनेट बोलते हैं। लेकिन हो सकता है कि मैं कोई ऐसा बड़ा संस्था हूं जो दूसरे लोग भी मेरा यूज करना चाह रहे हैं। मान लो नगर निगम वाले को मेरा कोई डेटा चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नगर निगम वाला कोई मेरे अंदर के डेटा को अफेक्ट कर पाए, तो मैं एक बाहर में एक सर्वर बना दिया जिसको वो यूज कर रहा है और वहीं पे काम चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड है, क्लाउड में वो चीज स्टोर कर रहा है और वहीं से वो एक्सेस कर रहा है, मेरे अंदर तक नहीं घुस पा रहा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रानेट। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर अपन ऐसे माने तो इंट्रानेट सबसे अंदर का पोर्शन है, एक अंदर का सर्कल है, फिर बाहर का सर्कल आपका एक्स्ट्रानेट है और उसके बाहर का सर्कल इंटरनेट है। तो चलिए, आप लोगों को इंटरनेट और इंट्रानेट समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग ये जानने के इच्छुक होंगे कि ये दोनों आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। मतलब हम लोग इंटरनेट में इतना कुछ पढ़ लिए, तो हम लोग ये देखें कि कैसे ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर तक डेटा पहुंचा सकता है, मतलब किस केबल के थ्रू पहुंचा सकता है, अलग अलग बहुत सारा चीज पढ़े हैं दुनिया भर के। लेकिन एक्चुअल में डेटा कैसे जाता है और कैसे पहुंचता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। उस मॉडल को कहते हैं OSI मॉडल, जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल ऐसा मॉडल है जो ISO के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जब ISO को ऐसा लगा कि मैं जब कभी भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाना रहता है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। तो
उसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको उसने लेयर लेयर में बांट दिया और एक हायरार्की रखा हर लेयर का। मतलब जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। ये 7 लेयर अपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऊपर से नीचे अरेंज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेशन को यहाँ पे लिख दोगे, ट्रांसपोर्ट को यहाँ लिख दोगे, ऐसा नहीं है। ये अपने लेयर बाय लेयर में स्थापित हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करें, मान लीजिए आप हमारे कॉलेज की बात करते हैं या कोई भी कॉलेज की बात करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक सबसे जो टॉप का वो है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल का अपने काम होंगे, अपने तरीके होते हैं काम करने के। प्रिंसिपल झाड़ू तो नहीं लगाएगा ना, उसके लिए अलग काम है। तो प्रिंसिपल का अपना काम है बड़े बड़े लेवल पे काम करना। मान लीजिए एक होता है फैकल्टी, फैकल्टी का काम होता है पढ़ाना और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन काम को देखना। इसमें ऐसे भी होंगे स्टाफ भी होंगे जो क्लरिकल काम को करते होंगे, जो वहां पे अकाउंट्स को देखते होंगे वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे भी होंगे जैसे प्यून्स होंगे या जो छोटे और स्टाफ होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, सिक्योरिटी को देखना। वो पढ़ाएगा तो नहीं आप लोगों को, ना फैकल्टी सिक्योरिटी को देखने गए। तो हर आप देखेंगे कि कोई भी संस्था में जब अगर अपन हायरार्की बनाते हैं तो हर किसी का अपना एक काम होता है, वो काम के लिए वही जिम्मेदार होता है। और इसको बोलते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर आप देखें तो कभी भी डेटा जब अपन पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको भी लेयर बाय लेयर में पहुंचाया जाता है। वो लेयर है, 7 लेयर होते हैं, जिसको अगर आप देख पाएंगे ये होते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। आपको ध्यान होगा कि नेटवर्किंग डिवाइसेस जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैं आप लोगों को ये सब नाम बताया था कि राउटर इस लेयर में आता है, OSI मॉडल की उस लेयर में आता है, ये सब मैं बोला था। तो आज उस लेयर को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये 7 लेयर आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एक बार पूछा जा, जबकि आपके सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पूछा जा चुका है कि OSI मॉडल के 7 लेयर को समझाइए। तो आप चलिए आगे आते हैं और हम लोग इस लेयर को याद करते हैं। तो आप याद कर लीजिए, नीचे से याद रखिएगा, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वो है प्लीज डू नॉट टच सलमान्स पेट एनिमल। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कहता है P मतलब फिजिकल लेयर नीचे का, तो फिजिकल लेयर, फिर ऊपर आइए आप सेकंड लेयर पे आइए, वो है आपका डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो आपको अगर पहली बात तो OSI मॉडल के लिए आपको वो 7 लेयर का नाम याद रहना चाहिए और सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, नीचे से ऊपर आप याद रखेंगे। तो आप इस लाइन को याद रख लीजिए, प्लीज डू नॉट टच सलमान्स पेट एनिमल, और आपको फर्स्ट लेटर को याद रखना है। फर्स्ट लेटर आपका फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और आपका एप्लीकेशन लेयर। तो आपको पहली बात तो आपको ये नाम याद हो जाएगा, इस लेयर का नाम। ठीक है, दूसरी बात, अब हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इस एक एक लेयर का फंक्शन और फीचर क्या है। तो इस एक एक लेयर का फंक्शन और फीचर देखने के पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। उस कहानी से अपन इस फंक्शन और फीचर को आसानी से याद कर सकते हैं। ये कहानी बेसिकली एक YouTube चैनल है भूपेंद्र राजपूत सर का, उनकी कहानी में सुना था। ये कहानी बड़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं OSI मॉडल में इसी कहानी को रेफरेंस की तरह लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक कहानी देखते हैं। तो कहानी में फिर से मेरे को एक एक करके नाम बताते जाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताएंगे। तो फर्स्ट नाम जो था मेरे पास, एक था हृदेश का। ठीक है, तो हृदेश ये चाहता है कि एक फाइल है, वो फाइल या एक बुक है, एक बुक को यहाँ तक पहुंचाना है मोनिश के पास। ठीक है, मोनिश है, उस तक ये फाइल पहुंचानी है और आज ही के आज ही उसको एक फाइल पहुंचानी है। या आप एकदम इमेजिन करके चलिए, मान लीजिए एक जीमेल कर रहा हूँ या फिर एक फाइल पहुंचाना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो कैसे पहुंचता है वो मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। तो हृदेश को, मोनिश को एक फाइल पहुंचानी है। हृदेश क्या करेगा, अपने जूनियर एम्प्लॉय
कोई मान लीजिए कॉलेज है तो प्रिंसिपल थोड़ी फाइल देने जाएगा किसी दूसरे को, वो अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय को बोल देता है। वैसे ही हृदेश अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय को बोल देता है कि ये एक बुक है, ये बुक को आज ही के आज ही मैं चाहता हूं कि मोनिश को दे दूं, क्योंकि मोनिश का आज बर्थडे है और मोनिश को मैं आज देना ही चाहता हूं किसी भी हाल में। तो वो हृदेश ने नेक्स्ट अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि वो इस बुक को पहुंचा देगा। इसमें मान लीजिए एक का नाम है अमन। अमन ने क्या किया कि ये देखा कि हृदेश ने बुक पहुंचाने को दिया है, तो अमन क्या करेगा बेसिकली, इस बुक को थोड़ा सा खोल के देखता है, तो देखता है कि अरे यार ये बुक तो फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है, और ये जो मोनिश है ये मोनिश तो हिंदी भाषा में समझता है, लेकिन हृदेश को तो आइडिया ही नहीं है क्योंकि हृदेश फ्रांस में रहता है और मोनिश इंडिया में रहता है। तो अब क्या किया जाए, तो अमन क्या करेगा बेसिकली, अमन इस बुक को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया, उसको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसको एनक्रिप्ट कर दूं ताकि कोई बीच में इसको वो मत कर पाए, तो एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, ये सब काम अमन कर दिया, और अमन ने अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय को कह दिया कि नेक्स्ट एम्प्लॉय आप इस बुक को आज ही के आज ही पहुंचाना है, विदेश का एकदम बहुत अर्जेंट है, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेट सपोज कि श्रुति को उसने अमन ने बोल दिया कि आज ये बुक पहुंचा दीजिएगा। श्रुति ने क्या किया, देखा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है और ये बिल्कुल आज ही के आज ही पहुंचाना है, तो श्रुति ने क्या किया, अपने पहले तो इस बुक को देखा, ये बुक बढ़िया ट्रांसलेटेड था, ठीक है, ट्रांसलेट हो रखा है, अच्छी बात है। अब ये बुक में क्या किया, इसने एक चेक पॉइंट्स बना दिया, मतलब ये सोचा कि ये बुक पूरी की पूरी जब जाती है, कोई भी फाइल जब जाता है, जैसे आपके यहाँ फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो आपको आता है ना 10% डाउनलोडेड, 20% डाउनलोडेड, वो उसको क्या कहते हैं, चेक पॉइंट्स कहते हैं, मतलब बीच बीच में चेक पॉइंट्स की इतना % डेटा आपका भेजा गया। तो वो श्रुति को ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जब डेटा जाएगा तो क्यों ना मैं बीच बीच में पॉइंट्स डाल दूं कि इतना % डेटा जा चुका, उतना जा चुका। और अपने साथ वाले एम्प्लॉय को, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, असद है, तो असद पर्टिकुलर इस कंपनी का इसके लेवल का एम्प्लॉय था, तो उस एम्प्लॉय को उसने असद को फोन किया और असद को बोला, असद आज मोनिश सर मतलब इनको एक बुक पहुंचानी है और आज ही पहुंचानी, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, तो आप प्लीज जैसे ही आपको बुक मिलेगा आप हमको सूचना दे दीजिएगा। असद बोलता है कि ठीक है भैया, मैं जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे पास बुक आ जाएगी मैं आपको दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आनी चाहिए जल्दी से। तो श्रुति ने बोला कि ठीक है, मैं चेक पॉइंट बना दी हूँ, जैसे ही आपको 10% 20% ऐसे बीच बीच में डेटा मिलता जाएगा, आपको मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा, मैं ऐसा चेक पॉइंट बना दी हूँ, ठीक है। तो असद बोलता है ठीक है, बहुत अच्छा काम किया कि जैसे ही मेरे को बुक मिलेगा 10% 20%, मेरे पास पूरे जब 100% आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अच्छी बात है। श्रुति ने फिर नेक्स्ट अपने एम्प्लॉय को बोला कि नेक्स्ट एम्प्लॉय लेट सपोज मान लीजिए श्रद्धा है, ठीक है, तो श्रद्धा को इसने कहा, श्रुति ने कहा कि श्रद्धा ये मैंने आपको एक बुक देना है, बुक में आपको बढ़िया अमन ने ट्रांसलेट कर दिया है, एनक्रिप्ट भी कर दिया है, मैंने उसमें चेक पॉइंट भी लगा दिए हैं कि 10% 20% वाला सब कर दिए हैं, बस आपको ये बुक पहुंचाना है, और मैंने असद से बात भी कर दी है, असद मेरे को आज इन्फॉर्मेशन दे देगा, किसी भी तरीके से आपको ये बुक पहुंचाना है। श्रद्धा ने देखा बुक को, श्रद्धा को लगा कि इतना इंपॉर्टेंट, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, अब क्या करें, तो उसने क्या किया, एक बुक को ना फाड़ दिया, 4 हिस्सों में फाड़ दिया, और 4 हिस्सों में फाड़ दिया। उसने ये सोचा कि अगर पूरी की पूरी बुक बीच में गायब हो गई तो फिर तो सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, तो क्यों ना अपन ऐसे बुक को तोड़ देते हैं, और बुक को तोड़ दें तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये बुक का ये वाला पार्ट है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अगर ए मान लो बीच में गुम हो गया या कहीं कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो बी सी डी तो चले जाए कम से कम। तो श्रद्धा ने ये दिमाग लगाया और ये इसको 4 हिस्सों में बांट के अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय को दे दिया और बोला कि नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट एम्प्लॉय लेट सपोज कि कोई आपका मान लीजिए कौन है, मान लीजिए दीप्तांशु है, चलिए ठीक है, अभी मेरे को जो भी नाम याद आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, दीप्तांशु है। श्रद्धा ने दीप्तांशु को बोला कि दीप्तांशु आप ये चारों फाइल आपको मैंने आज ये फाइल पहुंचानी है, ट्रांसलेट हो चुका है, चेक पॉइंट्स लग चुके हैं, मैंने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया है, आपको ये चारों टुकड़ों को आज के आज में पहुंचाना है।
दीप्तांशु ने सोचा कि यार ये फाइल को आज ही के आज ही पहुंचाना है, तो उसने चारों टुकड़ों को देखा, तो चारों टुकड़ों में उसको ऐसा लगा कि यार इसको कहाँ पहुंचाना है, ये तो कोई बताया ही नहीं है। मतलब भाई हर लिफाफे में टू और फ्रॉम तो होना चाहिए ना, तो टू और फ्रॉम उसने लिख दिया सारे लिफाफों में कि ये कहाँ से आया है फाइल और कहाँ को जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय, लेट सपोज कि नेक्स्ट एम्प्लॉय है आपका ऐश्वर्य मान लीजिए, तो ऐश्वर्य को इसने बोला दीप्तांशु ने कि ऐश्वर्य आज किसी भी हाल में ये फाइल पहुंचनी चाहिए, ये बुक, और चारों टुकड़ों में श्रद्धा ने बांट ही दिया था, मैंने उसमें टू फ्रॉम लगा दिया, आप इसको पहुंचा दीजिए, और उसको रास्ता भी बता दिया, ठीक है। दीप्तांशु ने उसको एक बेस्ट रास्ता भी बता दिया कि किस रास्ते से अगर आप जाओगे ये भेजा जाएगा तो सबसे शॉर्टकट तरीके से पहुंच जाएगा। ऐश्वर्य ने क्या किया, ऐश्वर्य को रास्ता पता है, उसके पास 4 लिफाफे आ चुके हैं। अब वो ऐश्वर्य ने इसको ओपन थोड़ा सा देखा, तो ये तो चारों के चारों लिफाफे ओपन थे, मतलब इसको सील या फेविकॉल तो लगाया ही नहीं गया था, लिफाफे को बंद तो किया ही नहीं गया था। तो क्या करता है, लिफाफे को बंद करता है, चारों के चारों लिफाफे को बंद करता है ताकि कोई इसको दूसरा ना पढ़ ले, ठीक है, और इधर इधर उधर ना हो जाए। फिर ऐश्वर्य क्या करता है, नेक्स्ट अपने एम्प्लॉय को बोलता है, अपने से नीचे एम्प्लॉय को, लेट सपोज कोई नाम मान लीजिए कामाक्षा है, ठीक है। तो कामाक्षा को ऐश्वर्य बोलता है कि कामाक्षा आज ये फाइल आप किसी भी हाल में पहुंचाना है, हम लोगों को इंस्ट्रक्शन आया है, अमन ने ट्रांसलेट कर दिया है, श्रुति ने उसको चेक पॉइंट्स लगा दिए हैं उसमें, श्रद्धा ने उसको 4 भाग में तोड़ दिया है, उसको उसमें लिफाफे में भी लगा दिए हैं, टू फ्रॉम कर चुका हूँ, लिफाफे को मैं चिपका भी दिया हूँ, बस आपको इसको पहुंचाना है। तो कामाक्षा क्या करती है, जाती है और उस चारों लिफाफे को लेके जाती है कोरियर सर्विस के पास, और कोरियर सर्विस को बोल देती है कि आज ये फाइल पहुंचा दो। कोरियर सर्विस पहुंचाता है यहाँ पे उसको एक इंसान मिलती है, लेट सपोज ललिता एक है, उनको यहाँ पे मिलता है। कामाक्षा ने ललिता को, सॉरी, ये जो कोरियर सर्विस वाला है ये यहाँ पे मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में आप मान के चलिए कि यहाँ पे वो आपकी फाइल आती है, चारों के चारों चिट्ठियां आए, चारों की चारों चिट्ठी को ये रिसीव कर दी और आगे बढ़ा दी। रिसीव करने के बाद आगे बढ़ाई, तो लेट सपोज हमारे यहाँ कोई आता है, कोई नाम संजू, लेट सपोज, ठीक है। तो संजू क्या करता है कि संजू को रिसीव हुआ डेटा, संजू क्या किया, उस लिफाफे को जो फेविकॉल से चिपका हुआ था उस लिफाफे को ओपन करके देखा, उस लिफाफे को ओपन करके देखा तो चारों में चिट्ठियां थी, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली चिट्ठी आ गई है, चिट्ठियां हैं उसके अंदर में, ठीक है, रिसीव हुआ, अच्छी बात है। फिर वो आगे बढ़ा देता है, आगे बढ़ाता है तो वो अपने नेक्स्ट हायर एम्प्लॉय को देता है, लेट सपोज नेक्स्ट एम्प्लॉय है संजीव, तो संजीव को संजू दे देता है। संजीव क्या करता है, उस लिफाफों चारों लिफाफों को देखता है कि क्या उसमें जो टू का एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस, वो हमारा ही एड्रेस है, तो बोलता है, देखता है हाँ इसी पर्टिकुलर एड्रेस में पहुंचाया है, और कौन पहुंचाया है ये भी उसको पता चल जाता है, तो बोलता है ठीक है, सही जगह पे हमारा डेटा आ चुका है, मतलब चिट्ठियां आ चुकी है। तो वो संजीव क्या करता है, आगे बढ़ा देता है, आगे एक और एम्प्लॉय को देता है, एक और एम्प्लॉय, लेट सपोज कोई एक नाम, जो क्या बोलूं मैं, हमारे यहाँ हाँ अमर, चलो ठीक है, तो अमर को दे दिया संजीव। अमर को बोला कि यार एक फाइल आई हुई है, 4 लिफाफे आए हैं, चारों लिफाफे में आपका हमारे ही डेस्टिनेशन एड्रेस है, और संजू ने कंफर्म कर दिया कि उसके अंदर चिट्ठी भी है और ललिता ने ले भी लिया है, तो अब क्या किया जाए। अमर ने देखा कि ये जो 4 लिफाफे आप आए हैं, चारों लिफाफे को खोल के देखा, तो चारों लिफाफे में वो देखा कि इसमें फर्स्ट जो लिफाफा है उसमें 1 से लेके 20 पेज नंबर तक का जो डेटा है वो आपका मौजूद है, और इस लिफाफे में देखा तो इसमें 21 से लेके 100 पेज तक था, इस पेज में देखा तो 101 से लेके 500 पेज तक का डेटा था। इसका मतलब ये उसको लगा कि बुक सेम चीज का ऐसे अलग अलग भाग में बटा हुआ है, तो क्यों ना अलग अलग को मैं मर्ज कर दूं एक में। तो ये क्या काम किया, मर्ज करने का काम किया अमर। अमर ने फिर असद को दे दिया फाइल कि ये असद को बोला, असद एक लिफाफा आया था, मैंने उसको मर्ज कर दिया क्योंकि सब एक जैसे थे, तो उसको सीक्वेंस वाइज मर्ज कर दिया,
और आपको मैं दे दिया। असद ने देखा कि अरे ये तो उसी बुक है जो श्रुति ने बात किया था। तो श्रुति जैसे ही असद को 100% पूरा जो डेटा मिल जाता है, असद इन्फॉर्म कर देता है श्रुति को कि मैंने हम लोगों को फाइल मिल गई, आप अपने हायर एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर दो। तो श्रुति भी खुश हो गई कि चलो यार आज का मेरा नौकरी बच गया और वहां पे बुक मिल गई। असद अपने नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय को बोलता है, असद नेक्स्ट एम्प्लॉय कोई एक नाम, लेट सपोज चलिए विवेक ही ले लेते हैं। विवेक को असद ने बोला कि सर एक फाइल आ गई है, जो और श्रुति ने बोला था मैंने कंफर्म भी कर दिया है। तो विवेक क्या करता है कि इसमें एनक्रिप्ट हुआ रहता है मैसेज को, तो विवेक के पास डिक्रिप्शन का ऑप्शन, मतलब उसको मालूम है कैसे डिक्रिप्शन किया जाता है, तो उस चीज को डिक्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्ट करने के बाद मोनिश को दे देता है। तो मोनिश फिर उस मैसेज को आराम से पढ़ लेता है। तो इस प्रकार से हृदेश का जो मैसेज है, एक कंप्यूटर का जो मैसेज है, वो आपका इस कंप्यूटर तक आपका इंफॉर्मेशन चला गया। जो हम चाह रहे थे एक इंफॉर्मेशन इधर से उधर करना, वो इंफॉर्मेशन इधर से हो आया। अब हम लोग इस कहानी को रिलेट करते हैं इस लेयर के साथ और देखते हैं कि कैसे हम इस लेयर को याद कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला लेयर जो यूजर के पास होता है, एक यूजर है, ये कंप्यूटर में कोई यूजर चला रहा है, उसके सबसे पास कौन सा होता है। तो आप कभी देख पाते हैं क्या, सोच पाते हैं क्या कि क्या आप जब आपको ईमेल चलाना होता है, मतलब ईमेल का जो सर्विस आपको यूज करना होता है, तो आप कैसे करते हैं? आप ऐप खोलते हैं ना अपने मोबाइल में, जीमेल ऐप, उससे आप ईमेल को चलाते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर पे चलाना होता है या वेब ब्राउजर पे भी चलते हैं, तो वेब ब्राउजर पे कैसे होगा? वेब ब्राउजर पे आप कोई सर्च इंजन लेंगे, गूगल का मान लीजिए लिए, वहां पे आप यूआरएल में जीमेल लिखे तो आपका जीमेल वाला वो खुल जाता है पेज, और वहां से भी आप चला सकते हैं। मतलब कोई भी अगर यूजर को कोई सर्विस को यूज करना है तो किसी एप्लीकेशन के माध्यम से करता है, किसी ऐप के माध्यम से करता है। तो एप्लीकेशन जो लेयर है, ये क्या काम आता है? ये एप्लीकेशन लेयर ये इनेबल करता है यूजर को कि वो नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। मतलब एक अगर मैं यूजर हूं, यूजर को अगर इंटरनेट के कुछ भी चीज को एक्सेस करना है तो कोई माध्यम से करूंगा ना, वो माध्यम एक इंटरफेस होता है या दोनों के बीच में होता है, वो आम भाषा में हम लोग एप्लीकेशन को ऐप के फॉर्म पे जानते हैं। तो आप आज कोई भी चीज को यूज कर रहे होगे, वो ऐप के माध्यम से यूज करते होते हैं। तो इसको अगर आप लिखना है, समझना है, तो आप क्या बोलोगे? एप्लीकेशन लेयर ऐसा लेयर है जो यूजर को इनेबल करता है कि वो नेटवर्क को यूज कर पाए, एक्सेस कर पाए किसी एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चलाते हैं। वेब ब्राउजर से ही चलाते हैं आप लोग, गूगल क्रोम वगैरह से ही चलाते हैं। आप कोई ईमेल सॉफ्टवेयर से ईमेल को चलाते हैं या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप उसको उसके सर्विस को ले सकते हैं, वो सब एप्लीकेशन लेयर में का पार्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। देखो सारे लेयर का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या ये लेयर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये लेयर किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। तो प्रेजेंटेशन लेयर अगर आपको ध्यान होगा तो प्रेजेंटेशन लेयर में मैंने आपको क्या बताया, ये डिफाइन करता है फॉर्मेट को कि किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा। मतलब कभी भी आपने मान लीजिए एक कंप्यूटर है, आपने कोई चीज को एक्सेस करना चाहा, ठीक है, कोई चीज को मान लीजिए आप कोई गूगल क्रोम चला रहे हैं और गूगल क्रोम में आपने कुछ चीज, कोई वेबसाइट को खोजनी चाहिए, तो वहां से जब डेटा जब जाएगा सर्वर के पास और वहां से लेके आएगा जब डेटा को, तो किस फॉर्मेट में डेटा जाएगा, वो फॉर्मेट भी तो तय होना चाहिए ना। तो कोई ऐसा लेयर हो जो फॉर्मेटिंग को तय करे किस फॉर्मेट में डेटा जाना है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से जो डेटा उधर से जा रहा था, फ्रेंच से लेके हिंदी में जा रहा था, तो ये जो सेकेंड लेयर जो काम कर रहा था वो क्या कर रहा था? बेसिकली वो उसको ट्रांसलेशन का काम कर रहा था। तो कोई भी ऐसा चीज जो ऐसा है जो ट्रांसलेट करने की मदद आता है, वो सब प्रेजेंटेशन लेयर का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इवन ट्रांसलेशन हो या कंप्रेशन हो,
आप लोगों को कहानी रिलेट कर पा रहा होगा शायद मैं, कि सेकेंड लेयर में मैंने आपको बताया था कि वो फाइल को छोटे छोटे मतलब सॉरी ट्रांसलेट कर दिया था और उसको कंप्रेस कर दिया था। तो ये ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, आप कह लीजिए एनक्रिप्शन कह लीजिए, ये सब किस लेयर में होता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये मेन काम है, ये सब काम को देखना। ठीक है, तीसरा लेयर हम लोग आते हैं सेशन लेयर में। सेशन लेयर अगर आपको ध्यान होगा तो ये क्या कर रहा था, ये नेटवर्क मतलब ये जो इधर श्रुति थी और इधर असद था, तो श्रुति ने क्या किया, अपने बाजू वाले को पहले तो फोन करके पूछा और बोला कि आपके पास जब 100% डेटा आ जाए तब आप मेरे को बता देना। तो सेशन लेयर बेसिकली देखिए, पहला काम ये था, श्रुति ने ये किया था कि चेक पॉइंट्स को में बांट दिया था। तो चेक पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब कभी भी कोई डेटा, कभी भी डेटा बल्क के फॉर्म पे तो नहीं जाता ना। जैसे मान लीजिए आपका 100 MB फाइल है, तो 100 MB फाइल एक साथ तो नहीं चला गया। वो क्या करते हैं, जब कभी भी आप अपलोड करते हैं या कोई चीज को कभी भी डाउनलोड करते हैं, तो आप देखिएगा हमेशा ऐसा लिखा आता है 1% कंप्लीट, 2% कंप्लीट। ये जो परसेंट है, मतलब इसने क्या किया है कि जितने भी बड़े डेटा हैं उसको 100 हिस्सों में बांट दिया। मान लीजिए एक ऐसा था 8 या 10 बिट का एक इंफॉर्मेशन था, इसको मेरे को पहुंचाना था। तो 10 बिट का इंफॉर्मेशन या 100 बिट का इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए 100 बिट का इंफॉर्मेशन है, इसको मेरे को पहुंचाना है इधर से उधर। तो क्या किया, मैं इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ 1 बिट आ गया। मतलब इधर से जब इधर 1 बिट जाएगा तो वो बोलेगा 1% कंप्लीट, फिर 2% कंप्लीट। तो ये होता है चेक पॉइंट। ये कौन करता है? सेशन लेयर का काम है चेक पॉइंट्स को मेंटेन करना। दूसरा सेशन लेयर का काम होता है नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल को देखना। नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल ये बिल्कुल वही है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में जब डायलॉग होता है आपस में कि भैया जब आपको मिल जाएगा 100% तो मेरे को सूचित कर देना, इसको कहते हैं नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल। तो नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल भी आपका सेशन लेयर ही करता है। ठीक है, इसको आम भाषा में कहें तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन मतलब समझ रहे हैं ना, इधर से जो डेटा गया था वो उधर एज सीक्वेंस में मिला, तो सिंक्रोनाइजेशन का काम आपका सेशन लेयर ही करता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि एंड टू एंड कनेक्शन, एंड से एंड तक कनेक्शन। आप बोले इस एंड से इस एंड तक का जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, एंड टू एंड कनेक्शन, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सेशन लेयर ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, चेक पॉइंट लगाने का यही मेन काम था कि अगर पूरा का नेटवर्क फेल हो जाता है तो कम से कम जो मान लीजिए जब इधर से इधर डेटा जाता है तो हो सकता है कि 50% डेटा भेजने के बाद आपका कनेक्शन टूट गया हो। कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शन टूट जाता है, तो लेकिन उसके बाद अचानक से फिर कनेक्शन जुड़ा, तो फिर से मेरे को ये 50% डेटा ना भेजना पड़े, 50 के बाद 51% वाला मैं भेजूं, इस वजह से चेक पॉइंट लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली आपको अगर याद होगा तो श्रुति ने जब इसको दिया था नेक्स्ट वाले इंसान को, तो नेक्स्ट वाले इंसान ने क्या किया कि उसको 4 भागों में बांट दिया था, टुकड़ों में तोड़ दिया था कि भैया पूरा का पूरा डेटा मत गायब हो जाए, इसको टुकड़ों में बांट दिया जाए। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सेगमेंटेशन का काम। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। मतलब सेगमेंट मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे सेगमेंट में बांटना। और जब रिसीवर में आया तो रिसीव क्या किया था, उसको 4 भाग को एक भाग में फिर से कर दिया था, तो इसको बोलते हैं डी सेगमेंटेशन करना। तो सेगमेंटेशन और डी सेगमेंटेशन का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ठीक है, बेसिकली ये। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन कहता है नेटवर्क लेयर। आपको याद होगा कि इस वाले में क्या किया था, टू और फ्रॉम लिखा गया था। टू और फ्रॉम लिखने का पर्पस ये था कि सेंडर का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो डेटा जाएगा, अदरवाइज बीच में राउटर को पता ही नहीं रहेगा कि कहां से डेटा आ रहा है, कहां को जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो नेटवर्क लेयर है ये एंड टू एंड, मतलब इस छोर से लेके इस छोर तक का जो डेटा है, डिलीवरी ऑफ डेटा, उसको लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस के माध्यम से पहुंचाने का काम करता है।
तो नेटवर्क लेयर किस लिए जिम्मेदार होते हैं? एंड टू एंड आपका डिलीवरी ऑफ डेटा, एंड से एंड डिलीवरी ऑफ डेटा यूजिंग लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस को यहाँ पे लिख दिया कि सेंडर का आईपी एड्रेस क्या था, रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या था। इससे आपको क्या हुआ कि जब राउटर के पास जाएगा तो उसको अपने आप आईपी एड्रेस देखेगा और उससे हो जाएगा काम। तो नेटवर्क लेयर का काम पहला तो ये था। दूसरा मैंने आपको ये भी, अगर आपको याद होगा तो आपको ये मैं बताया था कि ये पाथ भी बताता है नीचे वाले को कि किस पाथ से जाना है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता पता चल जाता है। तो नेटवर्क लेयर पाथ डिटर्मिनेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। पाथ डिटर्मिनेशन, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा होगा, इसको आम भाषा में राउटिंग भी कहा जाता है। तो रूट डिसाइड करना, राउटिंग करना, यही करता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसके बाद डेटा लिंक लेयर में आते हैं, सेकंड लास्ट। डेटा लिंक लेयर क्या किया था आपको याद है? टू और फ्रॉम तो आ गए थे, लेकिन साथ में लिफाफे को चिपका दिया था, फेविकॉल से चिपका दिया था। डेटा लिंक लेयर का ये मेन काम होता है। तो डेटा लिंक लेयर बेसिकली अगर आप देखें तो एरर कंट्रोल करने का काम करता है। एरर, देखिए अगर लिफाफा ओपन रहता तो कोई भी उसको पढ़ लेता, कोई भी उसमें छेड़खानी कर देता। तो उस लिफाफे को सील पैक कर दिया, तो सील पैक करने का मतलब एरर कंट्रोल करने का काम डेटा लिंक लेयर करता है। और फिजिकल लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? फिजिकल लेयर ने बस डेटा को भेजना था। तो फिजिकल लेयर एक हार्डवेयर लेयर होता है जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता, बस उसको जो डेटा, उसको जो भी चीज मिला रहता है वो बस आगे भेजता है। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर। ये सिर्फ ट्रांसमिट करने के काम आता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऊपर से आपको सातों लेयर में समझाया। इसको मैं एक चीज और बतानी थी, वो ये है कि अगर आप देख पाएंगे ट्रांसपोर्ट लेयर 4 भागों में तोड़ दिया था। तो मैंने आपको बोला कि जब भी यहां से जो डेटा आपका आ रहा है, डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटने का काम कौन किया था? ट्रांसपोर्ट लेयर। सेगमेंट के बाद उसको और टू और फ्रॉम लिखा जाता है, मतलब सेगमेंट को पैकेट में कन्वर्ट करने का काम क्या कर रहा था? नेटवर्क लेयर। आपको मैंने बताया ना, हर बार डेटा पैकेट्स के फॉर्म पे जाता है। तो ये जो सेगमेंट से पैकेट में तोड़ने का काम नेटवर्क लेयर का काम होता है, पैकेट में। फिर एक एक पैकेट बन जाता है, तो पैकेट को छोटे छोटे और फ्रेम्स में तोड़ा जाता है। तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स को तोड़ने का काम भी करता है, मतलब पैकेट को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है। और फ्रेम फिर जाके छोटे छोटे बिट में चला जाता है, मतलब अल्टीमेटली जो वायर्स में जाते हैं या फिर हम लोग एंटीना से जो भेजते हैं, वो हम लोग बिट के फॉर्म पे भेजते हैं, 1 और 0 के फॉर्म पे भेजते हैं। लेकिन 1 और 0 आते कैसे हैं? पहले डेटा सेगमेंट में टूटता है, सेगमेंट छोटे छोटे पैकेट्स में टूटते हैं, पैकेट फ्रेम में टूटता है, और फ्रेम बिट में टूटता है। तो बिट में तोड़ने का काम फिजिकल लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग का काम करता है, नेटवर्क लेयर पैकेट में बांटता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट में बांटता है। तो इस हायरार्की में आपका स्ट्रक्चर चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे डिवाइसेस जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं और आपका यूज आता है, जैसे आपने हब पढ़ा था। हब आप लोगों को अगर याद होगा तो हब मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये डेटा ए से मान लीजिए सी को भेजना है, तो हब क्या करेगा? बिना देखे वो सबको एक साथ भेज देता है। हब तो यही करता है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, हब के पास कोई दिमाग नहीं है, और हब ने क्या किया कि फिजिकल लेयर का काम किया। बस उसके पास बिट आए और बिट को इधर उधर भेज दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसके पास कोई दिमाग नहीं होता, मतलब जो बस आए और भेजे, आए और भेजे, ठीक है, फिजिकल लेयर ये सब काम करती है। इसलिए हब, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये फिजिकल लेयर में काम करता है। वायर, अगर मैं बोलूं तो वायर क्या है? सिर्फ बिट को फ्लो कराने में मदद आता है। तो वायर भी आप फिजिकल लेयर में बोल सकते हो। आप इसको रिपीटर्स को भी बोल सकते हो। रिपीटर क्या है? बेसिकली आता है, एम्पलीफाई करता है, आगे भेजता है, आता है, एम्पलीफाई, उसमें कुछ दूसरा काम नहीं किया, नेटवर्किंग का काम नहीं किया। तो जो भी कोई नेटवर्किंग का काम नहीं करते हैं, सिर्फ बिट को ट्रांसमिशन का काम करते हैं, वो सब फिजिकल लेयर का हिस्सा होते हैं। डेटा लिंक लेयर में अगर आप देखेंगे तो डेटा लिंक लेयर में आपको कुछ चीजें याद आएंगी, जैसे स्विच। स्विच अगर आप देखें तो स्विच डेटा लिंक लेयर में काम करते थे। डेटा लिंक लेयर, आपको ध्यान है कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है? बेसिकली वो एरर कंट्रोल करने का काम करता है। तो स्विच, हाँ बिल्कुल, एरर कंट्रोल करने का काम किया। जब कभी भी
ए को डेटा सी तक पहुंचाना था तो वो ए को सी तक ही पहुंचाया, इधर उधर नहीं पहुंचाया। तो आपका स्विच आपका डेटा लिंक लेयर में आता है। नेटवर्क लेयर में अगर आप देखोगे तो राउटर को मैंने आपको बताया था, राउटर नेटवर्क लेयर में आता है, क्योंकि आप कभी देखेंगे इन दोनों के बीच में राउटर्स लगे होते हैं। राउटर क्या चेक करता है? डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस, फिर आगे भेजता है। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली जब पाथ डिटर्मिनेशन की बारी आती है तब राउटर्स काम आते हैं, वो नेटवर्क लेयर का हिस्सा होते हैं। तो राउटर किस लेयर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपके, जब OSI अगर आपको ऐसे नहीं पूछा तो ऐसे पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दीज ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, ये कौन से लेयर्स में काम करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस कौन से लेयर पे काम करता है। तो राउटर आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। आप स्विच को भी बोल सकते हैं, स्विच भी आपका नेटवर्क लेयर में काम करता है, ये दोनों लेयर में काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि कभी भी ए को सी तक डेटा पहुंचाना है तो स्विच को कैसे पता चला सी तक पहुंचाना है? क्योंकि उसके पास जो चीज आया उसमें उसका डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस लिखा था। तो इसीलिए स्विच को भी आप आपका नेटवर्क लेयर में मान सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली देखिए यहां तक सारे डिवाइसेस थे। गेटवे किस लेयर पे काम करता था? मैंने आपको बताया था, गेटवे हर लेयर पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर ऐप जैसा काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन का काम करता है, सेशन लेयर नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल का करने का काम करता है, चेक पॉइंट का। तो देखो सबका काम करने का तरीका अलग है और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब कभी भी एक लेयर से जब दूसरे लेयर से तीसरे लेयर जब डेटा जाता है तो हर बार प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए गेटवे अगर पूछा जाए तो गेटवे सातों लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि सातों लेयर में प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने का काम हम लोगों को करना पड़ता है। ये पूरा आपका OSI मॉडल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। देखिए ये पूरे लेयर को अगर आप देखेंगे ना तो ऊपर से 3 लेयर हैं और नीचे से 3 लेयर हैं और बीच में एक लेयर है जिसको हार्ट ऑफ द OSI कहते हैं, या इसको ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब है ऊपर और नीचे के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। ये ऊपर के 3 लेयर यूजर सपोर्ट लेयर होते हैं। यूजर सपोर्ट लेयर मतलब ये ऐसे लेयर हैं जो सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं। सेशन लेयर एक सॉफ्टवेयर है जो सेशन को मेंटेन करता है ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो पाए। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन ये सब काम करता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन तो ऐप सॉफ्टवेयर है ही। तो ऊपर का जो लेयर है वो सॉफ्टवेयर होता है। नीचे का जो लेयर होते हैं इसको हम लोग नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहते हैं। नेटवर्क सपोर्ट लेयर ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। जैसे फिजिकल लेयर बिल्कुल हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर बिट ट्रांसमिशन, जैसे एंटीना को आप बोले तो एंटीना क्या है? फिजिकल लेयर। वायर बोले फिजिकल लेयर, मतलब जो भी बिट को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एंटीना, वो फिजिकल लेयर बन गए। डेटा लिंक लेयर, ये जो नेटवर्क लेयर अब राउटर हो गया, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। आपका स्विच हो गया, ये हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर में जो चीज लगे हुए हैं जो उसको पहचान पा रहा है कि ये IP एड्रेस किसका है, किसको देना है, वो सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर लेयर है। तो कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि यूजर सपोर्ट लेयर कौन से होते हैं, तो ये 3 लेयर को याद रखिएगा। अगर कोई पूछे नेटवर्क सपोर्ट लेयर को, ये 3 लेयर को याद रखिएगा। कोई बोले ब्रिज को कौन सा होता है उसमें, तो ये ब्रिज का काम करता है ऊपर से नीचे तक का।